अस्सलाम वालेकुम। आज का पहला लेक्चर वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होती है, उसका तरीका जो है हम फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इंट्रोडक्शन। और मज़ीद जो है बाकी इसके लेक्चर्स जो है चलते जाएंगे। होप्स हो कि जल्द से जल्द हम इसे कंप्लीट करेंगे। सो वर्डप्रेस पे वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट जो है वो हम ऑफलाइन जो है नहीं कर सकते। उसके लिए हमें या तो ऑनलाइन डोमेन होस्टिंग का होना हमारे पास जो है ज़रूरी है, या फिर हमारे पास वर्डप्रेस को चलाने के लिए जैम्प सर्वर है या वैम्प सर्वर है। दो सर्वर हैं हमारे पास, इसके अलावा और भी होंगे। सो मैंने अभी दो ही यूज़ किए हैं, तो इनमें से कोई भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उनका तरीकाकार जो है इस वीडियो में बताऊंगा। वर्डप्रेस में वर्डप्रेस के लिए जैम्प या वैम्प आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे क्रोम पे, यहाँ पे आप लिख दें जैम्प। जस्ट जैम्प लिख के आप सर्च करेंगे, पहले नंबर पे इसकी साइट आ जाएगी। या तो डाउनलोड पे क्लिक कर दें या होम पेज पे चले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे अपने सिस्टम के हिसाब से। अगर आपके पास विंडोज़ है 8, 9, 10, 7 जो भी है, तो उसके लिए यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास लिनक्स है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास मैक है, मैकबुक है या ओएस है, तो उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। हमारे पास विंडोज़ है, तो विंडोज़ के लिए यहाँ पे अब देखना है कि हमें हमारे लिए कौन सी चीज़ जो है ज़रूरी है। यहाँ पे बता रहा है कि जैम्प की जो वर्जन है वो 8 पॉइंट समथिंग है, 8.1 है, 8.2 है। और इनमें जो PHP इंक्लूड है वो ये वाली वर्जन यूज़ हो रही है। असल में ये चीज़ें यूज़ इसलिए की जाती हैं, इससे पहले जो लेक्चर चल रहे थे हमारे पास नॉर्मल जो ऑफलाइन था कस्टम डेवलपमेंट, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह था, वो फ्रंट एंड लैंग्वेज है। तो उन पे जो है हम बगैर सर्वर के काम कर सकते हैं, बिकॉज डिज़ाइनिंग करनी है या कुछ फंक्शनैलिटी बनानी है नॉर्मल से, तो वो बन जाती है। इसमें जो है PHP फ्रेमवर्क लैंग्वेज है, तो ये हमारे पास ऑफलाइन काम नहीं करती है। इसके लिए हमें जैम्प या वैम्प या कोई सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जो आपका डाटा ट्रांसफ़र कर रही होती है और आपके लिए जो है डेटाबेस क्रिएट कर रही होती है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट का डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। यहाँ पे आप देख लें जो लेटेस्ट है वही आप डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, हमारे पास ये वाला जो है लेटेस्ट है, 8.2.4 है और 8.2.4 वर्जन जैम्प की है, और PHP की भी 8.2.4 है। इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक करें डाउनलोड पे, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे तो अगेन जो स्टार्ट कर देगा। मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है, मैं इसे जस्ट इंस्टॉलिंग पे लगा दूँगा। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे पास पड़ा है तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, नहीं तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी MBs आ गई, हम इसे डाउनलोड लगा लेते हैं। चलें, जैसे ही होता है तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं इसको। ये डाउनलोड होगा, इंटरनेट पे स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इसको डाउनलोड करता है ये। ओके, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। अब हम इसे जो है इंस्टॉल करेंगे। इस सेटअप पे राइट क्लिक करके ओपन कर लें, या डायरेक्ट आप डबल क्लिक करें और इसका सेटअप ऑन होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। यहाँ पे कभी कभी छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, बस मैं इसी की बात करने लगा था। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी उसमें आपने सेव करना है, C में, D में या E में। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि C प्रोग्राम में जो है अक्सर ऐसा होता है कि परमिशंस नहीं होती हैं, तो आपके लिए साइट बनाना जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो C के अलावा किसी और जगह पे आप इंस्टॉल कर लें। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये C में होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी जहाँ पे भी सेव करना हो। तो इसका पहला सेटअप है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। हमने MySQL जो है इंस्टॉल करना है। MySQL क्या चीज़ है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फ़िलहाल सिर्फ इंस्टॉलेशन देखते हैं। उसमें फिर बताया फाइलज़िला, FTP है, उसके बाद मरकरी है, टॉमकैट है, पर्ल है, PHP MyAdmin है, और ये 2-3 चीज़ें हैं। इसको हम सब पे टिक लगा के हम नेक्स्ट कर देंगे।
अब यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट सी का ऑप्शन आया हुआ है। सो यहाँ पे आप चेक कर लें आपके पास कितनी ड्राइव्स हैं, जिसमें आपके पास स्पेस ज़्यादा हो उसमें कर लें। हद से 1 या 2 GB लेता है, ये इससे ज़्यादा नहीं लेता। तो सी में बस वो बताने का मकसद ये है कि सी में अक्सर परमिशंस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते, आपने और यूज़र बनाया होता है, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पर आप काम नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि आप DEF जो भी आपकी लोकल ड्राइव हो, जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर करना चाह रहे हो, वहाँ पे कोई भी फोल्डर बना के उसके अंदर कर लें, या डायरेक्ट यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली चेंज करेंगे तो वो ये वाला नाम जो है खुद ही क्रिएट कर देगा। तो मैं फ़िलहाल सी में ही करने लगा हूँ, आप अपने मर्ज़ी से जहाँ पे करना चाहें कर दें। उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। इंग्लिश और डच यहाँ पे सिर्फ 2 लैंग्वेजेस का बता रहा है, तो हम इंग्लिश में कर लेंगे। उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे अब कह रहा है कि रेडी है इंस्टॉलेशन के लिए, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। वेट करते हैं, ये हद से हद 2 मिनट 5 मिनट या हो सकता है कि 10 मिनट ले। इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कंप्लीट होता है तो उसके बाद बाकी सेटअप देखते हैं। ओके ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे अब पूछ रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल नाउ। अगर स्टार्ट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी, वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे फिनिश करेंगे तो इसका एक छोटा सा कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू हमने सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। यहाँ पे सिर्फ इसका काम है 2 चीज़ें स्टार्ट करनी है। एक पहले नंबर पे जो है अपाची और दूसरे नंबर पे है MySQL। बाकी ये 3 चीज़ें और भी हैं, इनको हम मज़ीद आगे देखेंगे जब ये कोर्स कवर करते जाएंगे, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की इनको भी देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये 2 चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे, अपाची और MySQL। MySQL आपके डाटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका डाटा सारा स्टोर किया जाता है, और अपाची वो चीज़ है जो आपका डाटा डाटाबेस तक लेके जाएगी। मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने बुक्स में पढ़ी होगी, सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे जस्ट हम काम प्रैक्टिकली देखेंगे। ये यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है अपाची को, उसके बाद MySQL को स्टार्ट कर दें। दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक तरतीब से करना है। सो बस यहाँ पे ये देख लेना ये नीचे रेड ना हो, ये टोटल ब्लू या ग्रीन हो कि ये स्टार्ट हो चुकी हैं चीज़ें दोनों। जैसे ये स्टार्ट होंगी इसको बेशक क्लोज़ कर दें या मिनिमाइज़ कर दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसको। उसके बाद हम आ जाएंगे ब्राउज़र पे, ये क्लोज़ कर देंगे हम। अच्छा अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम हमारे पास क्या है कि हम जाएंगे वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे जाएंगे और वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे डाउनलोड वर्डप्रेस पे। इसकी पहली वेबसाइट इसकी अपनी ही है wordpress.org की, तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इसकी वर्जन बता रहा है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल 6.2.2 है। इसमें रिकमेंडेड बता रहा है कि आपके पास जो MySQL या PHP की वर्जन है वो बता रहा है कि कम से कम ये होनी चाहिए। तो जैसे कि रिकमेंडेड बता रहा है PHP आपके पास 7.4 होनी चाहिए और MySQL वर्जन जो है 5.7 होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है हमने जो XAMPP डाउनलोड किया था वो था हमारे पास ये देखें यहाँ पे XAMPP की वर्जन जो थी 8.2.4 थी और PHP की वर्जन क्या थी 8.2.4 थी। तो हमारी जो है रिकमेंडेशन जो है पूरी होती है यहाँ पे। तो बस वो कह रहा है कि या तो ये हो और इससे ग्रेटर हो या तो इससे ग्रेटर हो, तो हमारे पास ग्रेटर ही इससे कम नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये हो जाएगा डाउनलोड। 23 MB का है। सो ये कंप्लीट होता है जैसे, इसके बाद बाकी प्रोसीजर देखते हैं। जी वर्डप्रेस हमारे पास जो है इंस्टॉल हो चुका, सॉरी डाउनलोड हो चुका है। सो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इन 2 टैब्स को बेशक आप क्लोज़ कर दें, हमारा काम ख़त्म हो गया। ओके अभी जो है सिर्फ इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ इसकी मैं। इसके बाद जो मज़ीद काम है वो मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊँगा, इसका यूज़ किस लिए होता है और इस पे वेबसाइट्स जो हैं कैसे बनती हैं, और इसका जो है इस वक्त स्कोप जो है बहुत टॉप पे चल रहा है, इसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ओके अब बाकी मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल इसमें जो है हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और XAMPP को इंस्टॉल करना सीखा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहला काम लोकल होस्ट लिखना है और जस्ट एंटर लगा देना है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो हमने ये XAMPP सर्वर स्टार्ट किया हुआ है इसका अबाउट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये उसकी वर्जन वगैरह बता देगा, जो कुछ अबाउट है उसमें
वो सारी चीज़ें बता देगा, और अपाची, मारिया डीबी है, और PHP, पर्ल वगैरह जो जो इसमें स्टार्टेड है वो बता देगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमने किसी चीज़ में नहीं जाना, यहाँ पे जस्ट पहला जो हमारा काम है PHP माई एडमिन में जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास कुछ इस तरह से थोड़ा सा जो है इंटरफेस आ रहा है। इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। डेटाबेस सर्वर जो है, सर्वर की कुछ टाइप्स हैं, ये बताई हुई हैं। मारिया डीबी यहाँ पे यूज़ हुआ है सर्वर, ये बिल्कुल फ्री जो है हमें सर्विस देता है। ऑफलाइन आप जो है काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें SSL टू मी यूज़ है ऑटोमेटिकली। SSL वैसे इसमें होता नहीं है। प्रोटोकॉल वर्जन 10 दे रहा है, और इसका यूज़र जो है वो रूट है यहाँ पे बता रहा है। और बाकी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो बाद में देखेंगे, फ़िलहाल जस्ट इसमें हमने जो काम करना है डायरेक्ट वही करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक डेटाबेस बनानी है। ये हमारे पास डेटाबेस का सिस्टम है। यहाँ पे डेटाबेसेस में जाएंगे, यहाँ पे बताएगा ये 1 2 3 4 5 डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बनी हुई हैं। तो इनको डिलीट कर दें या पड़ी रहें, हमारे काम की नहीं है ये। SQL में जाएंगे, यहाँ पे आप SQL क्यूरी के थ्रू जो भी काम इसमें करना चाहें वो कर सकते हैं। स्टेटस आपने चेक करना है, तो यहाँ पे बताएगा कि इतने के भी आपकी डाटा यूज़ हो चुका है, इतने के भी रहता है, और इतने जो जो चीज़ें यहाँ पे डाटा यूज़ कर चुके हैं। प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे बताएगा। क्यूरी स्टैटिस्टिक्स बताता है यहाँ पे कि कितनी फाइल्स इसमें पड़ी हैं, और कितने टेबल्स बने हुए हैं, कितनी रोज़ हैं, कितनी डेटाबेसेस हैं, और वेरिएबल्स के बारे में बताएगा क्या क्या चीज़ें इसमें बनी हुई हैं, क्या क्या रहती हैं। मॉनिटर्स है, एडवर्टाइज़र है, यूज़र अकाउंट्स हैं, यहाँ पे कितने यूज़र्स यूज़ हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करनी है इंपोर्ट कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। रेप्लिकेशन है, कुछ चीज़ों को अगर आपने डुप्लीकेट करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स इसमें डिफ़ाइन करने हैं, कुछ पहले से डिफ़ाइन होते हैं, कुछ अगर खुद से और डिफ़ाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। करैक्टर सेट है हमारे पास, जिसको 4 सेट भी बोल सकते हैं। इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होता है ASCII डबल आई ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है इंजन्स हैं, तो ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। CVS फाइल हमारे काम की है, ये बाद में बताऊंगा कि किस काम आती है। और कुछ प्लगइन्स हैं जो कि हमने आगे भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी है। ये प्लगइन्स हमारे जो है काम के नहीं है, ये सिर्फ डेटाबेस के हैं। तो हम जो यूज़ करेंगे वो वर्डप्रेस के लिए यूज़ करेंगे। तो इसका जस्ट इंट्रो यही था। यहाँ पे हम सर्वर पे आ जाएंगे तो मेन डैशबोर्ड होम पेज पे आ जाएंगे वापस। सो यहाँ पे आएंगे, न्यू पे करें, यहाँ पे न्यू कर सकते हैं। डेटाबेस पे आके यहाँ पे जो है नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ये यहीं पे लेके आएगा। डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो भी ये इधर ही लेके आएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले डेटाबेस का नाम लिखना है। डेटाबेस का नाम क्या लिखना है आपने, बिल्कुल यूनिक सा होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूंगा, क्योंकि पहले से टेस्ट एक क्रिएट है, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा तो वो बता रहा है कि कांट बी क्रिएट डेटाबेस बिकॉज ये पहले से एग्जिस्ट है। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम जो है हमेशा यूनिक लिखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा नाम लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया डेटाबेस का नाम। ठीक है, रोगी नेटवर्क लिख दिया। तो यहाँ पे डेटाबेस के नाम को मैं कर लूँगा कॉपी। उसके बाद मैं इसको जो है क्रिएट करूँगा डेटाबेस को। स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग सही होने चाहिए। यहाँ पे मैंने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। इसके अंदर फिर से वो कह रहा है कि टेबल क्रिएट करने हैं, हमने नहीं करने। अब यहाँ पर जो टेबल्स हैं जो जो हमारे रिक्वायर्ड होंगे वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, दूसरा काम, यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देना है, इसको बेशक क्लोज कर दें, और आ जाते हैं हम जहाँ पर हमने XAMPP को इंस्टॉल किया था। सो उस फोल्डर में जाना है। मैंने C में किया था, आपने जहाँ पे भी किया हो वहाँ पे जाइएगा। XAMPP में जाएंगे। XAMPP में जाने के बाद यहाँ से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बिकॉज अगर एक भी फाइल डिलीट हुई तो आपका XAMPP जो है काम नहीं करेगा। यहाँ पे जस्ट आपने जाना है HD Docs में। इस फोल्डर में आने के बाद आपने इन चीज़ों को भी डिलीट नहीं करना है, बिकॉज ये भी इनिशियलाइज्ड हैं किसकी, XAMPP सर्वर की हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फोल्डर बना लेना है। जिस कंपनी की वेबसाइट बना रहे हो उस कंपनी का नाम लिखना है। जैसा कि उस कंपनी के नाम से आपने डेटाबेस बनाई थी, सेम वही नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने कॉपी वहाँ से इसीलिए किया था ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे मैंने वही फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद इसके अंदर वर्डप्रेस से कैसे इंस्टॉल करना है। अब हमारे पास जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ था लास्ट, जो हमने डाउनलोड किया था, वो वाला कॉपी करेंगे यहाँ से।
वर्डप्रेस कहाँ पे गया है, कॉपी किया हुआ। अच्छा मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लें, ये पड़ा है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी 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 कॉपी, यहाँ पे आके आप इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब क्या काम करना है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दें, और जैसा जो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है सेम एज जस्ट इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है आपने। ओके, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब ये जिप फाइल का काम नहीं है, इसको बेशक आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद इस फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर फिर से एक फोल्डर है, इसको ओपन कर लें। अब ये फाइल्स आ गई हैं आपके पास, इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर लें या राइट क्लिक करके इनको कट कर लें। कट करने के बाद आपने क्या करना है, उसी फोल्डर की मेन डायरेक्टरी पे जाना है जो हमने फोल्डर बनाया था। दैट मीन्स के HD डॉक्स में जाना है, उसके बाद ये जो हमने कंपनी का नाम एक लिखा है इसमें जाना है, और यहाँ पे आके आपने वो सारी फाइल्स जो कट की हैं पेस्ट कर देनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एक फोल्डर एक्स्ट्रा बना हुआ है इसको हम डिलीट कर देंगे, जिसके अंदर से ये सारा डाटा हमने निकाला है, इसको डिलीट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे इसका इतना काम ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, ब्राउज़र पे वापस आना है। वापस आने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोकल होस्ट लिखेंगे। लोकल होस्ट लिखने के बाद स्लैश, वही फोल्डर का नाम आएगा, मैंने यहाँ पे जो है कॉपी किया हुआ था ये वाला, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और हम लगा देंगे एंटर। डायरेक्टरी का ख़ास ख्याल रखना है, अगर आपकी ये सारी फाइल्स किसी और फोल्डर के अंदर हैं तो फिर आपने इस नाम के आगे उस फोल्डर का स्लैश, उस फोल्डर का नाम, फिर एंटर लगाएंगे। तो ये ख़ास ख्याल रखना है। कोशिश कीजिएगा कि बस कंपनी का फोल्डर का नाम हो और उसके अंदर ये सारी फाइल्स हों। इससे आगे फर्दर और फोल्डर नहीं बनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए जो है कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे अब वो सेटअप आ गया है कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है आपने किस लैंग्वेज में करना है। तो वर्डप्रेस इंडियन लैंग्वेज को जो है सपोर्ट करता है, आई थिंक 50-60 होंगी या 30-40 हैं। इन लैंग्वेज को जो है सपोर्ट करता है। हमने जस्ट इंग्लिश में करना है, सो कंटिन्यू करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है छोटी सी चीज़ है जिसको समझना है आपने, कंफ्यूज करती है अक्सर। यहाँ पे बता रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग टू यू नीड टू, बस यहाँ पे इसका निचोड़ बता देता हूँ, पढ़ा खुद लीजिएगा। यहाँ पे निचोड़ ये है कि यहाँ पे ये डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है। कौन सी डेटाबेस को, जो हमने ये वाली बनाई थी, इस डेटाबेस को इस वर्डप्रेस से, ये जो हमने फोल्डर बनाया था लोकल होस्ट के अंदर जाके HD डॉक्स के अंदर, उसके साथ यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, या तो यहाँ से कर लें, यहाँ से नहीं करना तो यहाँ पे उसने फ़ाइल का नाम बताया WP config वाला, एक सैम्पल फाइल पड़ी है इसके अंदर, ये वाली पड़ी है, इसकी एक कॉपी तैयार करें और उसका नाम लिख दें आप जस्ट ये वाला। ठीक है, फिर उसके अंदर इसको मैं एडिट करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपने कनेक्शन बनाना है अपनी डेटाबेस का, जो आपकी डेटाबेस बनी हुई है। तो यहाँ पर उसका नाम आएगा, यूज़र नेम आएगा, पासवर्ड आएगा, तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पुट करके इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर जो है इसका कनेक्शन क्रिएट होगा। फिर जो है आपका डायरेक्ट, फिर ये चीज़ नहीं आएगी, डायरेक्ट आपकी साइट लॉन्च होगी जो आपने बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस जो है हम वहाँ पे फाइल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे अगर एक कॉमा या एक लाइन भी मिस हो गई हमारे से तो पूरा जो वर्डप्रेस सेटअप दोबारा बनाना पड़ जाएगा। तो हम यहाँ इधर से ही जो सेटिंग करेंगे यहीं पे कर लेंगे। लेट्स गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम वही देना है जो आपने वहाँ पे लिखा हुआ था। मैं कॉपी करके आया था तो मैं इसीलिए बार बार वही पेस्ट कर रहा हूँ। खुद से लिखूँगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो प्रॉब्लम होगा, फिर से वो उसको फैच नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं करेगा, तो हमारी जो साइट है वो चलेगी नहीं। तो मैंने वही डेटाबेस रख दिया। अच्छा, इसमें अब जितनी भी डेटाबेस बनती है उनका यूज़र नेम क्या होता है, रूट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें सेट किया हुआ होता है रूट होता है। यहाँ पे हमने जब सेटिंग्स की थी, सारी चेक वगैरह किया था, तो यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे इसने ये बताया था कि यूज़र जो है इसका हमेशा रूट होगा और इसका पासवर्ड कोई नहीं होगा। पासवर्ड अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो वो लग जाएगा, अदरवाइज़ जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं होता। तो पासवर्ड आप लोगों ने भी नहीं लगाना, ठीक है, ओपन रखना है इसको। इसका पासवर्ड जब लगाने की ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा कि इसको कैसे सिक्योर किया जाता है डेटाबेस को, ताकि डेटाबेस जो है आपका हैक ना हो और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखा जाता है, तो वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जस्ट हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है, तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। सो उसके बाद जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखा,
डेटाबेस का नाम सेम यही लिखना है जो यहाँ पर बनी हुई है। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो नहीं बनेगी, क्रिएट नहीं होगी फाइल, कनेक्शन नहीं क्रिएट होगा। उसके बाद हमेशा आप लोगों ने यूज़र नेम जो रखना है वो रूट रखना है, पासवर्ड जो है वो खाली छोड़ देना है एज इट इज़, इसको आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए लोकल होस्ट है, ठीक है, लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। सो दैट्स वाई डेटाबेस होस्ट कौन कर रहा है, लोकल होस्ट कर रहा है। लोकल होस्ट कौन है, जैम्प सर्वर है या वैम्प सर्वर, आप जो यूज़ करें, जो भी यूज़ करें, तो वो सर्वर जो है वो लोकल होस्ट को होस्ट कर रहा है। आपकी वेबसाइट को चलाने में जो मदद कर रहा है या चलाने की बेस है वो कौन है, लोकल होस्ट है। यहाँ पे WP लिखा हुआ है, WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप चेंज कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे ही आप देखें PHP माई एडमिन के अंदर ये जो है कुछ टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है, और टेबल के अंदर ये PMA बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है। PMA मतलब क्या है, PHP माई एडमिन शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट किसका लिखा हुआ है, WP मतलब वर्डप्रेस। आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे, आप लोग कोशिश कीजिएगा सेम एज जाने दें। अगर ज़्यादा ही है कि कंपनी का ही सब कुछ होना चाहिए कंपनी के नाम से, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे RN लिख देता हूँ, दैट मीन्स रोगी नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। और अंडरस्कोर लाजमी डालना है, अगर अंडरस्कोर नहीं डालेंगे तो ये सब कुछ मिक्स कर देगा, सो आगे जाके फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो अंडरस्कोर लाजमी डालना है। अब ये सारा डाटा मैंने फिल कर दिया डेटाबेस कनेक्शन का, तो सबमिट कर देंगे। अगर ये सब कुछ सही हुआ तो ये इस स्टेप पे आ जाएगा जहाँ पे अभी आया हुआ ऑल राइट। अगर ये सब कुछ सही नहीं होगा तो ये वापसी वहीं पे क्वेश्चन दे देगा या रेड मार्क कर देगा या कुछ भी दिखा देगा, वहाँ पे एरर आएगा, तो वहाँ पे फिर दोबारा उसको सही करना पड़ेगा, तो फिर सब कुछ होगा। ओके, अब ये सब कुछ हमने कनेक्शन जो है बना लिया है। तो अब इसको रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस ये अब इंस्टॉल हो रहा है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको जो है रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसके अंदर कुछ आया कि नहीं आया। अभी तक नहीं आया, तो अभी इसकी जो बाकी फाइल्स हैं वो यहाँ से क्रिएट होके आएंगी। अच्छा, अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद वो पूछ रहा है कि यहाँ पे आपने साइट का नाम क्या देना है, किस कंपनी की साइट बना रहे हैं। हम बना रहे हैं जिस कंपनी का भी है उसका नाम आप लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे, मैं इस कंपनी की साइट बना रहा हूँ। फिर वो पूछ रहा है कि आप इस कंपनी का जो एक्सेस है, ठीक है, डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे आपने सारी अपनी फाइल्स को कंट्रोल करना है, पूरी वेबसाइट को जहाँ से बनाना है आपने, वो डेटाबेस कंट्रोल करना है, तो उसका एक्सेस पासवर्ड क्या रखना चाह रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड क्या होगा, जो सिर्फ एक एडमिन को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, मैं लिख देता हूँ एडमिन हाइफन और ये लिख दिया मैंने रोगी नेटवर्क, और इस को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नोटपैड पे पेस्ट कर लें फ़िलहाल के लिए, बाकी इसको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। पासवर्ड ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट करके देता है, टफ सा जो हैक नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं यही रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप पासवर्ड ये इरेज करके कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए वो साथ साथ बता रहा है कि ये मीडियम है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये कुछ भी है, तो मैं वही रखूँगा जो उसने सजेस्ट किया है। अगर उसने सजेस्ट किया तो स्ट्रॉन्ग है तो इट्स बेटर। इसे कॉपी करेंगे और इसके नीचे इसको पेस्ट कर लूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल देना मस्ट है, नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन दे देंगे तो बेटर है। इन फ्यूचर अगर आप अपना यूज़र नेम या पासवर्ड भूल जाते हैं, मैंने अभी वैसे कॉपी कर लिया, अक्सर ऐसा होता है कि कॉपी नहीं करते, भूल जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे याद है, इन फ्यूचर कहीं भूल जाते हैं तो आपकी ईमेल काम आती है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड को रीसेट करने में आपकी ईमेल काम आ जाती है। अगर आप नहीं देंगे तो अगर यूज़र नेम पासवर्ड भूल गए हैं तो आपकी साइट गई। फिर उसका सोल्यूशन हो सकता है, अगर आपके पास डेटाबेस का यहाँ पे लॉगिन हो तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। अगर नहीं है, इसका भी नहीं है आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड, तो फिर बिल्कुल ही अलाफिज हो गया, ठीक है। फिर वो जब एक्सपायर होगी फिर दोबारा आपको डोमेन होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, तो वो एक ऑनलाइन सिस्टम का है, वो सारी चीज़ें जो है आगे हम कवर करेंगे। तो ये दो चीज़ें जो है आपने सेव कर लेनी है अपने पास। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं एक मेल दे देता हूँ जिस पे आप इसकी मेल्स जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ WP ईमेल, मैंने एक बनाई हुई है सिर्फ इसी काम के लिए, लेक्चर्स के लिए, ताकि मैं ओरिजिनल मेल जीमेल नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज उस पर मेल्स जाती हैं तो मेरी दूसरी मेल्स जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग बना लिया, ठीक है। तो मैंने लिखा है WP email 786 gmail.com। अब मुझे ख़ास याद नहीं है ईमेल्स था या ईमेल है,
चलें एस डाल देता हूँ, देखी जाएगी बाद में। वैसे लग नहीं रहा, अजीब लग रहा है, चलें तो एस के बगैर लगा देता हूँ। चले अगर सही हुई तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगी तो कोई बात नहीं। हम अभी ऑनलाइन थोड़ी ना काम कर रहे हैं, तो हम दोबारा बना लेंगे अगर प्रॉब्लम होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी डिस्करेज करना है तो टिक लगा दो। टिक लगाने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि आप ये जो अभी वेबसाइट बना रहे हैं, आप इसको गूगल पे सर्च करने पे लोगों को शो करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे हैं। अगर टिक हटा देंगे तो लोग अगर यहाँ पर जो है सर्च करेंगे तो आपकी साइट जो है यहाँ पे शो होगी, जैसे यहाँ पे ये देखिए डिटेल शो हो रही है, ठीक है। अगर आप इस पे टिक लगा देंगे तो फिर ये यहाँ पर शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम के लिए अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स अभी हमारे पास डोमेन होस्टिंग नहीं है, हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसका ताल्लुक नहीं है टिक लगाएं या नहीं लगाएं तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। तो अभी फाइनल हो गया, सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। तो अब हम करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे वो बता देता है, क्रोम में ये फीचर है कि वो ऑटोमेटिकली पूछ लेता है कि आपने ये यूज़र नेम पासवर्ड सेव करना है कि नहीं करना। ये देखें, ये यूज़र नेम आ गया और ये पासवर्ड सेव जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था, तो ये यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने का मतलब ये है कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस साइट पे आऊँगा तो मेरा ये जो है यूज़र नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली लगा हुआ आएगा। अगर मैं सेव नहीं करता तो मुझे हर बार ये खुद लिखना पड़ता है और मुझे ये सेव करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं फिर भी सेव कर लूँगा बिकॉज मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको बाद में सेव करेंगे। अभी मैं जाता हूँ लॉगिन की तरफ। ये लॉगिन, अब ये आ गया हमारे पास मेन लॉगिन सिस्टम वर्डप्रेस का जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये डाटा बेस के टेबल्स जो हैं वो बन के आ गए हैं। RN यहाँ पर अब WP लिखा हुआ आता है, अगर मैं उसको चेंज ना करता RN में तो बाय डिफ़ॉल्ट WP लिखा हुआ आता है, बिकॉज वर्डप्रेस का काम हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपने नाम को ज़्यादा तरजीह देगा। तो यहाँ पे ये सारे डाटा टेबल्स बन के आ गए हैं। यूज़र्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये वही वाला यूज़र यहाँ पे एक होगा। ये पासवर्ड यहाँ पे कुछ इस तरह का शो करवा रहा है बिकॉज ये डीकोड हुआ हुआ है। असली पासवर्ड जो है वो यही है। अक्सर होता है कि बच्चे इसको भी ट्राई कर रहे होते हैं, सर ये पासवर्ड नहीं लग रहा, तो ये डीकोड हुआ हुआ ये नहीं लगेगा, आपका पासवर्ड और है। सो डाटाबेस को जो है बाद में समझेंगे, फ़िलहाल इसके डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। यहाँ पे आएगा वो यूज़र नेम जो हमने अभी इस पे लगाया था, तो इसको वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये वही लगा हुआ है इस टाइम, बिकॉज मैंने सेव किया था तो ये वही जो है यूज़र नेम और पासवर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे रिमेंबर भी मी पे टिक कर लिया करें, बिकॉज जब भी आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए ये ऑटोमेटिकली आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा, बार बार आपको लॉगिन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लॉगिन हुआ आएगा, तो इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो फाइनली हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। डैशबोर्ड का लिंक जो है इसको कॉपी कर लें और इसके साथ आप यहाँ पे पेस्ट कर लें। सो ये इसको बेशक डिसमिस कर दें, ये इसका अबाउट वगैरह कुछ लिखा होता है इसका अपना। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास ये वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। इसको आप जो है विजिट साइट पे क्लिक करें। विजिट साइट को मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का जो थीम है वो ये लगा हुआ है और इसमें ये देखें एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, सैम्पल पेज बना हुआ है यहाँ पे, और एक छोटी सी हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है, इस पर क्लिक करें तो ये पोस्ट लिखी हुई है। इसके नीचे कुछ कमेंट्स हैं, कमेंट का रिप्लाई करना चाह रहे हैं, ये फुटर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ इस तरह से वेबसाइट बनी होती है। इसका हम जो डिज़ाइन है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसका डिज़ाइन एक फ़ाइनल करेंगे और फिर हम जो है इस पर पहले पूरे डैशबोर्ड को समझेंगे कि इसके अंदर ये जो हमारे पास डैशबोर्ड आया है इसके अंदर ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनके अंदर मज़ीद जो ये चीज़ें हैं इन सबको सारा डिटेल से पढ़ेंगे। सो ओवरव्यू दे देता हूँ सारी आज के लेक्चर का मैं, कि हमने सबसे पहले जो है XAMPP को इंस्टॉल किया और जो है हमने उसके ऊपर जो है वर्डप्रेस को रन किया, वर्डप्रेस की डायरेक्टरी बनाई है और इस पर इंस्टॉल किया है। उसके बाद जो है हम मेन साइट की तरफ आए हैं। अगर मैं इसमें से ये दोनों स्टॉप कर देता हूँ, तो स्टॉप करने के बाद अगर मैं phpMyAdmin को पे क्लिक करता हूँ तो फिर क्या कहता है, ये भी एरर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ना अपाची चल रहा है ना ही SQL चल रहा है। अगर इसको मैं रिस्टार्ट करके रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये क्या करेगा, अब ये साइट जो है कैन नॉट बी रीच आएगा, बिकॉज जिसके ऊपर ये होस्ट थी वो होस्ट ही नहीं चल रहा, तो इसलिए ये इसको रन नहीं करेगा। तो इसके बगैर जो है काम नहीं चलेगा।
जब भी आपने वर्डप्रेस पे काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इस तरह से जाना है और इसका जो कंट्रोल पैनल है XAMPP का, इसको ओपन करना है और इन दो चीज़ों को आपने स्टार्ट कर देना है। जैसे ये दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई तो आपकी ये चीज़ें जो है काम कर जाएंगी। ये देखें अब ये काम कर रहा है, इसको आके रिफ़्रेश करो, इसको भी आके रिफ़्रेश करोगे तो भी आपका ये काम चल रहा है। सो फाइनली आज के लेक्चर में जस्ट यही था कि XAMPP इंस्टॉलेशन और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। इंशाल्लाह मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे और कोशिश कीजिएगा हर लेक्चर को कंप्लीट देखें और उसकी प्रैक्टिस करें बार बार। इस लेक्चर की असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने 3 वर्डप्रेस इंस्टॉल करने हैं, 3 वर्डप्रेस डिफरेंट नाम से, डिफरेंट कंपनीज़ के नाम से। कंपनीज़ के नाम भी मैं बता देता हूँ। एक स्कूल के नाम से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, किसी भी स्कूल की वेबसाइट बना लें। दूसरा जो है आप किसी मेडिकल स्टोर के नाम से बना लें वेबसाइट, उसके नाम से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। थर्ड नंबर पे किसी बैंक के नाम से बना लें या किसी सॉफ्टवेयर हाउस के नाम से बना लें। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी इस लेक्चर की। तो हर लेक्चर के एंड पे जो है आपको असाइनमेंट दी जाएगी, वो पहले जो है कोशिश करें इस लेक्चर को कंप्लीट को कवर करें, जैसे जो इसमें बताया गया है उसको सेम एज करते जाएं और समझते जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद जो है इसके लास्ट पे जो भी असाइनमेंट बताई होगी उस असाइनमेंट को कवर करना है और इंशाल्लाह जो है वर्डप्रेस के साथ किस तरह काम किया जाता है ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर इस लेक्चर में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम या कोई इशू हो तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और इस मेल पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।